नमस्कार। झारखंड के चुनाव नतीजे के बाद मंथन सभी पार्टियों के बीच में शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री बीएल संतोष आज रांची पहुंच करके पूरे राज्य स्तर से अपने भाजपा के नेताओं से महान मंथन करेंगे, गहन चिंतन करेंगे। लेकिन जहां बाकी पार्टियां मंथन और कह सकते हैं चिंतन में लिप्त है, वहीं जेएलकेएम पार्टी के मुखिया जयराम महतो लोगों के बीच जाकर करके जन सुनवाई करना वो शुरू कर चुके हैं। लोगों का दुख दर्द जानना वो शुरू कर चुके हैं। कहीं ना कहीं लंबी राजनीतिक पारी की शुरुआत वो चुनाव खत्म होने के बाद ही कर दिया उन्होंने। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ अमित कुमार, जो कि झारखंड के बहुत बड़े जानकार हैं। उनकी राजनीति पर इनकी पैनी निगाह रहती है। दशकों से झारखंड की राजनीति को काफी नजदीक से देखा है अमित जी ने। अमित जी से हम जाना चाहेंगे। अमित जी, जयराम महतो ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाना शुरू कर दिया है, लोगों से उनका दुख दर्द जानना शुरू कर दिया है, शिकायतों को सुनना शुरू कर दिया है। क्या संकेत आप देख पा रहे हैं? देखिए, उनके फॉलोअरों और उनके मतदाताओं के बीच में खास करके जिस वर्ग का उन्हें समर्थन मिला है, जिन लोगों का उनको समर्थन मिला है, इससे मैसेजिंग तो बहुत अच्छा जा रहा है। जैसे खबर आई चुनाव जीतने के बाद, एक दो समस्या के लिए वो डायरेक्ट डीएम और एसपी तक को उन्होंने फोन लगाया। तो जब आप एक मास लीडर बनने की दिशा में अगर आप उभरते हैं, एक बड़ा मास अगर आपके साथ आता है, खास करके जिनका बैकग्राउंड एक आंदोलनकारी का रहा हो, क्रांतिकारी का रहा हो, युवाओं में काफी फेमस हैं वो, तो लोगों को लगेगा कि उन्होंने अपना सही प्रतिनिधि चुना और बिना समय गवाए वो उनकी समस्या हल करने के लिए प्रशासन के दरवाजे पर वो पहुंच रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेजिंग जाता है। तो इस जयराम जो शुरुआत जिस हिसाब से कर रहे हैं, बहुत एनर्जाइज हैं और बहुत वो अंदर से बूस्टअप हैं कि उनकी सफलता भी उनको और आगे काम करने के लिए जो है प्रेरणा देता हुआ ऐसा दिख रहा है। तो मैं मानता हूँ कि उनका बेस इस तरह से अगर वो प्रो पब्लिक अगर डायरेक्ट पब्लिक के बीच में रहते हुए उनकी समस्या अगर किसी अधिकारी के सामने डायरेक्ट उठाते हैं, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव आने वाले समय में पड़ेगा और उनका बेस बढ़ता जाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जन नेता का काम होता है जनता के बीच रहना, और जन नेता का ये भी कर्तव्य होता है कि जनता क्या सोच रही है, उनका दर्द क्या है, उसे समझा जाए और समय रहते ही समझा जाए। अमित जी, मैं जयराम महतो का ट्विटर प्रोफाइल देख रहा था और उसमें देखा कि वो हर वक्त या तो कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, या जनता के बीच में लोगों से मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, गरीब महिलाओं से मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। और हमने देखा कि उनकी जो ट्विटर प्रोफाइल है गरीबों के बीच में काफी अपील सा दिखता है। क्या आपको लगता है कि एक जो तार जोड़ना कहते हैं जनता के दिलों के साथ, वो जयराम महतो कर पा रहे हैं? आपके इस सवाल से मुझे एक ऐसी घटना याद आती है जो मैं बताऊंगा तो शायद दर्शकों को भी उसमें बहुत दिलचस्पी होगी। जब जयराम महतो अपनी एमए की पढ़ाई पूरा करने के बाद जब अपने गांव में रहना शुरू किए थे, जब पहुंचे थे, और तो एक बार ऐसा हुआ कि वो कुछ बच्चों को स्कूल ड्रेस में खेलते हुए देखे। तो वो उन बच्चों को लेकर वो उस स्कूल के अपने गांव के स्कूल के शिक्षक के पास पहुंच गए कि ये बच्चे स्कूल टाइम में बाहर खेल रहे हैं। तो शिक्षक अपना लिमिटेशन बताए कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है, शिक्षक नहीं है, तो हम चाहते हुए बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जयराम जो है 3-4 साल उसी स्कूल में पढ़ाना शुरू किए बिना पैसे का। वो सैलरी नहीं लेते थे और बच्चों को पढ़ाना शुरू किए उसी स्कूल में। तो अब आप देखो, शुरुआत जब इतना बड़ा नेता बनकर उभरने लगता है, तो कहीं ना कहीं वो समाज की समस्या और अपने लोगों की समस्या और उसको अंदर से झकझोरता है, जिसके लिए आप आगे आते हो और कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन शुरू होता है। तो वहां से इनका कंट्रीब्यूशन शुरू हुआ। तो ये चूंकि छात्र रहे हैं, छात्रों के बीच में फिर पढ़ाने का भी काम इन्होंने किया है।
और आज के दिन में छात्र की राजनीति करते हुए आज ये विधानसभा के सदस्य बने हैं, वो भी अपना अपना एक पार्टी रजिस्टर्ड करा के और अपने बैनर तले। और ये जितना वाकया हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये 2-3 साल के अंदर का ही सब मामला है, जो कि मात्र अभी वो 30 वर्ष आयु है उनकी। तो आप अंदाजा लगाओ, तो सब समस्या जानने के बाद अगर एज ए छात्र अगर आप सोचेंगे, तो हम लोग तो स्कूल कॉलेज में अपने प्रिंसिपल के दफ्तर तक में घुसने में और किसी बात को करने में कैसा संकोच सपना में भी नहीं सोच सकते थे, इतना संकोच होता था। पूरे क्लास में 2-4 बच्चे ऐसे होते थे, शायद वो पहुंच जाते, लेकिन बाकी का बहुत दूरी होता है अपने स्कूल कॉलेज में रहते हुए भी। तो एक छात्र नेता के रूप में अगर किसी विद्यार्थी का, किसी छात्र का अगर आप कोई समस्या डायरेक्ट वहां के प्रिंसिपल और उस स्कूल कॉलेज के मैनेजमेंट से बात करते हो, तो आधा समस्या तो उस लेवल पर भी छात्रों का सॉल्व हो जाता है। तो ये उनके आदत में अब शुमार हो गया है। और जैसे और अब तो उनको अधिकार भी मिल गया है, उनके पास वो लाइसेंस आ गया कि वो डायरेक्ट ब्यूरोक्रेट और बाकी सबसे एक आइडेंटिटी के साथ वो बात कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाने में वो एक अच्छा रास्ता दिखला सकते हैं। तो ये जो अमित जी ने हमें बताया एक और जयराम महतो के परिचय का ही एक पार्ट है, जिससे कि जिसकी जिन जिन पहलुओं से अमित जी ने हमें परिचित करवाया कि एक समाज सेवी के रूप में जयराम महतो ने अपना एक पब्लिक जीवन कहें सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करी थी, और एक समाज सेवी उनका रवैया जो है वो कॉलेज के कैंपसेस में भी देखा गया, और अब वो जाकर के राजनीति के क्षितिज पर भी चमकता हुआ एक सितारा के रूप में दिख रहा है। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो का विषय जयराम महतो की राजनीतिक प्रारंभिक करियर का नहीं है। विषय हमारा है कि जयराम महतो के वजह से सुदेश महतो पर कितना बड़ा खतरा है। क्या आजसू पार्टी का बेस बहुत तेजी से गिर सकता है या कम हो सकता है, और लोग छिटक कर करके आर जेएलकेएम पार्टी के पास जा सकते हैं। जो राजनीतिक इतिहास है उसमें देखा जाता है कि उगते हुए सूरज को सब कोई नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। अमित जी, आप हमें बताएं कितना बड़ा खतरा सुदेश महतो के लिए जयराम महतो बनने वाले हैं। आज जब विधानसभा का रिजल्ट आ चुका है और उसमें एक नया सितारा के रूप में जेएलकेएम, जो कि 10.5 लाख से ऊपर वोट झारखंड के मतदाताओं ने उनके पक्ष में दिया हो, तो निश्चित रूप से आजसू पार्टी जिसका प्रदर्शन जस्ट उनके विपरीत बहुत खराब रहा, सीटों के मायने में तो एक एक पर रहा, लेकिन उनसे अपेक्षा ज्यादा था। वो एनडीए के हिस्सा थे और मात्र 10 सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें ये ऐसी संभावना थी कि बीजेपी और उनका दोनों का वोट एक दूसरे को ट्रांसफर होके उनका जो विनिंग परसेंटेज है वो ज्यादा होना चाहिए था। तो 60%, 70% लोग तो चुनावी विशेषज्ञ भी ऐसा ही अनुमान लगा रहे थे चुनाव के बीच में कि आजसू का प्रदर्शन अच्छा होगा और एनडीए का प्रदर्शन कम से कम हर जगह कांटे का मुकाबला तो जरूर दिखेगा। तो 50-50 में भी अगर आप मानेंगे तो 10 में 5 हारते 5 जीतते तब भी एक संतोषजनक रिजल्ट होता है। लेकिन जब लगातार पिछले 2-3 चुनाव से उसका ग्राफ गिरता जा रहा है और उसी उसी समाज से, उसी लाइन से और सब कुछ मिलता जुलता है, अगर दूसरे पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो बहुत स्वाभाविक है कि राजनीतिक कार्यकर्ता जो है वो विपक्ष में या वैसे वैसे पार्टी में रहना पसंद नहीं करते हैं जिसका भविष्य उन्हें किसी भी कारण से थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखे। तो ऐसे में सुदेश महतो के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज रखें, अपने कार्यकर्ताओं को इंगेज रखें, ताकि कम से कम उनके पार्टी से पलायन बहुत तेजी से अचानक से ना होना शुरू हो जाए। लेकिन राजनीति में जब आप एक एक कदम पीछे हो जाते हैं, तो वैसे परिस्थिति में आपको आगे निकलना, उसको संभालना, ये बहुत ये बहुत परीक्षा की घड़ी है। और चलिए इंतजार करते हैं कि क्या होता है। पहले 10,000 कदम जो हैं वो बड़े मुश्किल भरे होते हैं, और उसमें काफ़ी मशक्क़त और मेहनत करनी पड़ती है, और जब उस मुकाम पर आप पहुँच जाते हैं तब उसके बाद
ऐसा मानो कि प्रकृति की सारी शक्तियां आपके पीछे लग जाती हैं और आपको अपने दोनों हाथों से ऊपर उठा लेती हैं। जब 10.5 लाख वोट लेकर के आ ही गए हैं, तो ये 10.5 लाख वोट कब 30 लाख वोट में बदल जाएगा ये मालूम भी नहीं चलेगा। और ऐसे में जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं का आज मनोदशा है, अमित जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि आजसू पार्टी के भी जो वर्कर्स हैं, जो जिला स्तर पर जो नेता हैं, उनकी भी मनोदशा वैसे ही होगी कि चलो अपनी राह बदलते हैं, जो युवा है, जो कर्मवीर है, जो मेहनत कर रहा है, उसके साथ अपनी शक्ति लगाते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। आप चुनाव के बीच में भी नज़र डालेंगे तो जब ऐसा लगने लगता है कि इस पार्टी का कुछ एज है या उसकी सत्ता में आने की संभावना ज़्यादा है, तो आप देखेंगे चुनाव के बीच में भी इधर-उधर छलांग लगाने वाले नेताओं की कमी नहीं थी। कभी आपको जेएमएम से बीजेपी के, तो जिस नेता को ऐसा लगता था कि वो पक्ष जीत सकता है, तो चुनाव के पहले हर आदमी रिस्क लेता है, तो वो बीजेपी की तरफ तड़प कर चला गया और बीजेपी वाले जो है जेएमएम की तरफ चल आ गए। यहाँ तक हुआ कि जेएलकेएम के 1-2 घोषित उम्मीदवार बीच चुनाव में अपना छोड़कर लड़ाई छोड़कर वो जेएमएम के खेमे में चले गए। तो अब तो जब चुनाव परिणाम आ चुका है और साफ दिख रहा है कि अब कम से कम अगला आने वाला 5 साल सबका पोजीशन विधानसभा के अंदर भी पता चल गया, सबका वोटिंग का परसेंटेज भी पता चल गया, सबका समर्थन और ये भी पता चल गया। तो ये बहुत स्वाभाविक है कि जो कार्यकर्ता हाशिए पर है आजसू में, या जिस भी पार्टी का ग्राफ नीचे गया हुआ है, तो उसको एक मौका दिखता है कि अगर राजनीतिक रूप से भी हर हर कार्यकर्ता सफल होना चाहता है, वो चाहता है, सबकी अपनी-अपनी महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, चाहे जो जिस लेवल पर भी हो। कार्यकर्ता है तो अपने मंडल में कोई पद चाहता है, जो मंडल में है वो जिला में पद चाहता है, जो जिला में है वो राज्य स्तर पे पद चाहता है। तो स्वाभाविक है उनका महत्वाकांक्षा होता है और ऐसे समय में जो उगता सूरज है, जैसा आपने बोला कि राजनीति में उगते सूरज के जैसा जयराम महतो नजर आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इनके तरफ दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का ट्रैक्शन बढ़ेगा और इनका जनसमूह बढ़ता चला जाएगा। दर्शकों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आप देख ही रहे होंगे कि हम झारखंड की राजनीति के बारीकियों पर अपना ध्यान रखे हुए हैं। अमित जी, मैं पिछले कुछ दिनों से जो रिसर्च कर पा रहा हूँ जयराम महतो और सुदेश महतो के ऊपर, उसके बारे में एक दिलचस्प बात आपसे मैं साझा कर रहा हूँ आज के तारीख में, कि जब मैंने सुदेश महतो के ट्विटर प्रोफाइल को चेक करा, तो बड़ी महँगी गाड़ी होती है बुलेट, एनफ़ील्ड बुलेट। 2 लाख से कम में नहीं आती है बुलेट और वो 2.5 लाख, 3 लाख, साढ़े 3 लाख, 4 लाख रुपए में भी आती है। सुदेश महतो को बुलेट की सवारी करते हुए देखा, उनके जो समर्थक हैं, वो भी बुलेट पर सवार रहते हुए दिखाई पड़ते हैं चुनाव प्रचार के दौरान। और ये जो जयराम महतो हैं, ये जहाँ भी दिखते हैं, वहाँ पर ये पैदल दिखाई पड़ते हैं, ना किसी साइकिल का, ना किसी बाइक का, ना किसी गाड़ी का। ये जो संदेश है, ये भी इसके अंदर भी काफ़ी मैसेज निहित होता है और लोग इन चीज़ों पर भी बहुत ध्यान देते हैं। ये क्या कहता है? ये जो दोनों दोनों नेताओं के बीच अंतर है सवारियों का, वो क्या मैसेज बताता है लोगों के लिए? मनीष जी, आपने ध्यान दिया होगा पिछले वीडियो में थोड़ा-सा हम लोग आर्थिक किसी पार्टी की आर्थिक हालत पे भी हम लोगों ने हल्का-सा चर्चा किया था पिछले वीडियो में। तो जब आजसू एक पुरानी पार्टी हो चुकी है, पिछले जब से झारखंड राज्य अलग हुआ, तब से पहले मंत्रिमंडल से ही मंत्री के रूप में या अन्य बड़े पदों पर सुदेश महतो को झारखंड की सरकार में कार्य करने का मौका मिला है। तो जब पार्टी पुराना होता है तो आर्थिक रूप से वो पार्टी के पास चंदा का स्कोप और बाकी डोनेशन और बाकी उनके पास आमदनी स्वाभाविक रूप से उनके पास कोई कमी नहीं होती है अपने पार्टी को चलाने में। और जयराम महतो चूंकि अभी बिल्कुल छात्र राजनीति से बाहर आए हैं, आंदोलनकारी की भूमिका में थे और अभी पार्टी इनका 6 महीना भी नहीं हुआ है रजिस्टर्ड कराए हुए। तो अभाव तो है ही, होगा ही, बहुत स्वाभाविक है। अब आने वाले दिनों में
वो भी आर्थिक रूप से अपने पार्टी को अच्छा से चलाने के लिए उनका भी कोशिश जरूर होगा कि कहीं आर्थिक रूप से भी उनको भी कुछ धन मिले, ताकि पार्टी को थोड़ा और ऑर्गेनाइज करे, हर लेवल पर उनका कार्यालय खुले, और तो ये चलता रहेगा। लेकिन जब एज ए प्रदर्शनकारी आप देखेंगे कि कभी भी बहुत ऑर्गेनाइज जो बड़ा पार्टी के जैसा उनका कोई बहुत बड़ा मंच नहीं दिखता था। कभी वो गाड़ी के बोनट पर खड़ा होकर भाषण देते रहते थे। तो इन सब का संदेश होता है कि आप, मेरा नेता गाड़ी के बोनट पे खड़ा हो गया, उसको एक हाइट चाहिए, तो मंच नहीं है। तो कभी पता चलेगा कि आप किसी के बाइक पे खड़ा होकर, किसी कार्यकर्ता के कंधे पर बैठकर आप भाषण दे रहे हो। तो ये चूंकि अभी अचानक से आप उनको राजनेता बनने में उनको वक्त लगेगा, क्योंकि अभी जो उनका डीएनए पिछला 30 साल का जो ट्रेनिंग है, अभी वो आंदोलनकारी की भूमिका में ही रहेंगे, और उस फेज से इस फेज में शिफ्ट करने में या कंफर्टेबल पोजीशन आने के पहले जितना दिन अगर वो उसी भूमिका में रहे, तो उनका मैं मानता हूं कि उनका फैलाव जल्द होगा। लबो लबाब ये है अमित जी के कहने का कि जयराम महतो के द्वारा जो खतरे की घंटी है वो बजने शुरू हो गई है सुदेश महतो के स्थापित राजनीतिक पार्टी के ऊपर में, और ये अब देखना होगा कि सुदेश महतो इस खतरे से कैसे मुकाबला करते हैं। दिलचस्प होगा। झारखंड की राजनीति हो सकता है कि देश के अटेंशन से दूर हो जाए, लेकिन हमारे फोकस में झारखंड की राजनीति बनी रहेगी। और अमित जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें झारखंड की राजनीति के बारीकियों से रूबरू कराया। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद।